नमस्कार। भारत के भूगोल के इस सीरीज में भारत की मिट्टियों के बाद हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक दो सवाल जरूर बनते हैं, परंतु अगर आपने इसका अध्ययन विस्तृत तरीके से नहीं किया है तो आप परीक्षा में यहाँ से बनने वाले सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। इसके 2 या 3 भाग में करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से बनने वाला जो सवाल है, यहाँ से पढ़ने के बाद आप उसे छोड़ के ना आए, आप उसे हल कर पाएँ। इसीलिए मेरे साथ धैर्यपूर्वक और सहज होकर के इस टॉपिक को पढ़िए। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तात्पर्य है कि जो भारत की नदियां हैं उन नदियों पर बांध बना दिया जाता है, अर्थात उसके जल को एक स्थान पर रोक दिया जाता है। और ऐसा करने के कई सारे उद्देश्य होते हैं। प्रारंभ में, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो निचली गंगा का मैदान है, निचली गंगा के मैदान में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता था। तो उन क्षेत्रों में बाढ़ की जो दिक्कत थी उसको रोकने के लिए नदियों के जल को रोक दिया गया, अर्थात उस पर बांध बना दिया गया। अर्थात बांध बनाने का जो शुरुआती उद्देश्य था प्रारंभ में, वो मुख्यतः भारत के जो निचले क्षेत्र हैं, अर्थात गंगा का जो निचला मैदानी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना प्रमुख उद्देश्य रहा था। इसके बाद जैसे जैसे इसको विकसित किया गया, इसके उद्देश्य बढ़ते चले गए और इस तरीके से एक बांध से हम कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसी वजह से इसका नाम बहुउद्देशीय परियोजनाएं रखा गया है। अर्थात अगर कोई एक नदी है, अर्थात ये कोई मुख्य नदी है, इस नदी के जल को एक बांध बना करके हम यहाँ पे रोक देते हैं। ये बांध बना दिया गया और इस बांध के द्वारा इस नदी के जल को रोक दिया गया। तो जब यहाँ पर बांध बनाया जाएगा तो इसका जो पिछला हिस्सा है ये बांध हो गया, और बांध अर्थात नदी का जो प्रवाह है वो इस दिशा में अगर हो रहा है तो इसके पीछे का जो क्षेत्र है, ये बांध की ऊंचाई जितनी होगी वहाँ तक वो जलमग्न हो जाएगा और इस तरीके से ये जो क्षेत्र है ये पूरा जलमग्न हो जाता है, जल से ये भर जाता है, अर्थात ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इस तरीके से इन क्षेत्रों में ये पूरा जो क्षेत्र है जलमग्न हो जाता है। तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है, एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से बने झीलों को, इस तरीके से बने जलाशयों को कृत्रिम झील कहा जाता है। झीलें 2 प्रकार की होती हैं, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील। तो इस तरीके से बने झीलों को कृत्रिम झील कहा जाता है, अर्थात ये जो पूरा क्षेत्र है ये जलमग्न हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा, जो कि मुख्यतः पर्यटन के कार्य आएगा या पर्यटन का उद्देश्य यहाँ से पूरा किया जाता है। तो एक तो उद्देश्य हो गया पर्यटन, ठीक है। इसके अलावा इस बांध से आगे का जो क्षेत्र है, अर्थात ये जो नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो पहले बाढ़ आ रहा था, तो बाढ़ से बचाने के लिए भी इन बांध का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, बांध बनाया जाता है, ताकि यहाँ से इसका जो जल है वो नियंत्रित हो जाए और इसके बाद आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता उतना ही इधर छोड़ा जाए, ताकि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ से प्रभावित ना हो, यहाँ पर बाढ़ ना आए। तो दूसरा उद्देश्य, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो बाढ़ ही है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो जल एकत्रित हुआ है, यहाँ से हम नहरें निकाल देते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में नहरें निकाल देते हैं और इन नहरों का इस्तेमाल, अर्थात प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई का जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पर पूरा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बांध है, बांध काफ़ी ऊंचाई पर होता है और इधर पीछे काफ़ी बड़ी मात्रा में जल राशि यहाँ पर इकट्ठी होती है। इससे इस जल का इस्तेमाल यहाँ पर बांध बना करके नीचे हम यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, जिससे जल विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। तो अगला उद्देश्य जो होगा वो जल विद्युत होता है।
अर्थात यहाँ से हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो कई उद्देश्य होते हैं, मुख्यतः बाढ़ से बचने के लिए, इसके अलावा जल विद्युत, सिंचाई, पर्यटन, इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी बांध का निर्माण किया जाता है। इसी वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। ठीक है। भारत में जब भारत आजाद हुआ उस समय मुख्यतः मैंने बताया निचली गंगा का जो क्षेत्र है, निचली गंगा का क्षेत्र, इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो बिहार में कोसी नदी की वजह से और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी की वजह से अक्सर बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी मुख्यतः दो राज्यों में प्रवाहित होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी का प्रवाह होता है। तो छोटा नागपुर चूंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा होती थी वो सारा पानी निचले क्षेत्र में आकर के अर्थात पश्चिम बंगाल में जमा हो जाती थी, जिससे पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी की वजह से बाढ़ आ जाता था। यही कारण है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी गंगा की जो वितरिका नदी है, हुगली नदी, ये पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, इसकी एक वितरिका नदी है हुगली नदी। तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर अर्थात छोटा नागपुर पठार पर जो बारिश हो रही है उसका सारा पानी पश्चिम बंगाल में इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती थी, जिसे इसी वजह से पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता था। पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए इस पर कुल 8 बांध बनाए गए, 2 चरणों में 8 बांध बनाए गए। ठीक है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी को कहा जाता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइए, हेडिंग डाल देंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना। थोड़ा सा परिचय दामोदर नदी का। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है तथा यह पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। ठीक है। बांध बनाने से पूर्व, बांध बनाने से इस पर जो बांध बनाए गए हैं, ये रेड कलर में जो दिख रहे हैं ये बांध है। तो बांध बनाने से पूर्व इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1948 में डीवीसी, 1948 में यहां पर होगा डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन अर्थात दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम की शुरुआत हुई। 1948 में दामोदर घाटी निगम की शुरुआत हुई, जिसके तहत इस पर कुल 8 बांध बनाए गए। इस पर कुल 8 बांध बनाए गए। कितने चरणों में? 2 चरणों में लिखेंगे। 2 चरणों में कुल इस पर 8 बांध बनाए गए। ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी बांध यहां पर लिख दिए हैं। अच्छा, एक मुख्य चीज, अगर कोई नदी है, जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे थे, अगर कोई मुख्य नदी है और मुख्य नदी की अगर कोई सहायक नदी है, मुख्य नदी की अगर कोई सहायक नदी है, जैसे कि ये एक मुख्य नदी है और इसकी ये कोई सहायक नदी है, और इस नदी पर अगर बांध बन रहा है, इस नदी पर अगर बांध बन रहा है तो वो इस मुख्य नदी के अंतर्गत ही आएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, 8 बांध जो इसके अंतर्गत बनाए गए हैं, वो इसकी सहायक नदियों पर भी बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। इसी वजह से, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो सभी के सभी दामोदर नदी के बात के अंतर्गत आएंगे, अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनने वाले बांध हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो कुल बांध बने हैं 2 चरणों में 8 बांध जो बने हैं, इसमें जो प्रथम चरण है इसमें कुल 4 बांध बने थे। प्रथम चरण में 4 बांध बने थे। कौन कौन से? तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध और पंचेत हेल बांध, जिसमें तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है, कोनार बांध कोनार नदी पर, मैथान बांध बराकर नदी पर और पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर। ठीक है, बांध और नदियां।
सभी झारखंड में है, सभी के सभी बांध जो हैं वो झारखंड में है। इसके अलावा जो दूसरा चरण इसका शुरू हुआ था, तो दूसरे चरण में फिर से इस पर 4 बांध बनाए गए। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर, बोकारो बांध बोकारो नदी पर, अय्यर बांध दामोदर नदी पर और वर्मो बांध दामोदर नदी पर। इस तरीके से इसमें कुल 8 बांध झारखंड में बनाए गए और इन बांधों के बनाने के बाद मुख्यतः पश्चिम बंगाल जो है वो बाढ़ से उसको बचाया जा सका, अर्थात अब पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा दामोदर नदी परियोजना के तहत ही, यहां पे लिखा होगा देखेंगे, दामोदर नदी परियोजना के तहत ही बोकारो में, दुर्गापुर में और इसके अलावा चंद्रपुरा में, बोकारो, दुर्गापुरा और चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। ताप विद्युत केंद्र अर्थात विद्युत उत्पादन का केंद्र भी यहां पर स्थापित किया गया है। तो 3 ताप विद्युत केंद्र, 8 बांध और 1 बैरियर बांध, अवरोधक बांध जिसे कहा जाता है, तो एक इस पर अवरोधक बांध भी बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो रूपरेखा है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना की जो रूपरेखा है ये अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी, टेनेसी अमेरिका में एक नदी है और वहां पर इसी तरीके से परियोजना के तहत वहां पर बांध बनाए गए और उसी की नकल करके अर्थात उसी की रूपरेखा के आधार पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। अर्थात भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी पर आधारित है। ठीक है ना, उसी के आधार पर इसको यहां पर बनाया गया था। ठीक है, ये रहा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके बाद अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना। तिब्बत के पठार में मानसरोवर क्षेत्र से, राकसताल से एक नदी निकलती है, लिख लेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं। अब देखते जाइए, तो यहां से एक नदी निकलती है, नाम है सतलज नदी। सतलज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यहां पर हिमाचल प्रदेश और यह है पंजाब, तो यहां मानसरोवर के राकसताल से निकल करके और भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के ये सिंधु नदी से मिल जाती है, अर्थात ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है ना, भारत में पंजाब में इस पर मुख्यतः 2 बांध बनाए गए हैं। ठीक है ना, ये रेड कलर में दिख रहा होगा, कहां पर बनाए गए हैं, पंजाब में भाखड़ा नामक स्थान पर और नांगल नामक स्थान पर। भाखड़ा और नांगल नामक स्थानों पर 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। ठीक है ना, भाखड़ा नांगल बांध की जो शुरुआत हुई है 1963 में, 1963 में इस बांध की शुरुआत हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इसकी जो लेंथ है, गुरुत्वीय बांध का मतलब है ये बांध, यहां पर नदी है, ये बांध है, तो यहां से जो जल गिरेगा, ठीक है ना, जैसे कि ये बांध हो गया, तो ये जो 90 डिग्री ये वाला, ये जो लेंथ इसका है, इसकी बात यहां पर की जा रही है। 226 मीटर इसका लेंथ बनता है इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बांध। ये यहां का अर्थात विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट पॉइंट, भाखड़ा नांगल बांध में जो नांगल बांध है, ये दिख रहा होगा यहां पे, ये नांगल बांध के पूर्व में सतलज नदी का जो पानी है वो इकट्ठा होने लगता है, जिससे हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, अर्थात यहां से पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनती है, तो पंजाब में तो बांध है और जो जलाशय बनता है, जो झील बनता है, वो हिमाचल प्रदेश में बनता है। आप लिख लेंगे गोविंद सागर बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। किस बांध से? नांगल बांध से। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये मुख्यतः 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 2 राज्यों की, कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के। सतलज नदी इन्हीं 2 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, लेकिन इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो 5 हैं।
लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो 5 हैं, हमने लिखा होगा कहीं। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इसके अलावा दिल्ली। दिल्ली में जो विद्युत लाइट जो आती है वो यहीं से आता है, ठीक है ना। तो इसके लाभान्वित जो राज्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, क्योंकि जो परियोजना है वो 2 राज्यों की, कौन कौन से, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इससे जो लाभान्वित राज्य है, इससे जो लाभ प्राप्त करने वाले राज्य हैं वो 5 हैं, कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ठीक है ना। ये रहा है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद इसी सतलज नदी पर ही पंजाब के कपूरथला में एक और बांध बना है, नाम है हरिके बैराज। इसका नाम है हरिके बैराज। सतलज नदी पर यहां पर एक नदी ब्यास नदी आकर के सतलज में मिलती है पंजाब के कपूरथला में। तो पंजाब के कपूरथला में जहां पर सतलज और ब्यास का संगम होता है उसी स्थान पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज बांध, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। हरिके बैराज बांध सतलज तथा ब्यास के संगम पर बनाया गया है। कहां पे, पंजाब के कपूरथला में, ठीक है। यहीं से एक नहर निकाला गया है, किसके लिए, राजस्थान को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए। राजस्थान के 4 जिले हमने लिखे हैं, ठीक है ना। तो इन जिलों को राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए यहां से एक नहर निकाला गया है, नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। प्रत्येक पॉइंट इसी तरीके से लिखते जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, श्रीगंगम जिला, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सिंचाई उपलब्ध कराया गया है। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाएंगे। इसके अंतर्गत सतलज और ब्यास के संगम के समीप पंजाब के कपूरथला में हरिके बैराज बनाया गया है, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 4 जिलों में श्रीगंगम, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में तक इसका जल आता है, पानी आता है, जिससे इन क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध हो पाती है। हरिके बैराज बांध से ही, चूंकि यहां पर जब बांध बनेगा तो ये क्षेत्र जो होगा इधर का, यहां पे जल जमा होने लग जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध कराने के लिए यहां से राजस्थान फीडर नहर भी निकाले गए हैं, जो कि यहां से निकाल करके आकर के और ये इसी में मिल जाते हैं, ताकि इसके जल इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता रहे। इसके बाद अगला है कोसी नदी परियोजना। हेडिंग डाल दीजिए, कोसी नदी परियोजना। यह है गंगा की सहायक नदी कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के समीप गोसाईथान से हुआ है और बिहार में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। ये नदी हिमालय क्षेत्र से जब नीचे उतरती है तो हिमालय क्षेत्र से ये काफी ढलान पर होती है, लेकिन बिहार में आकर के समतल मैदान में आ जाती है। तो अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से समतल में जैसी आती है विसर्पण करने लगती है, इसका वेग कम हो जाता है, इसकी गति कम हो जाती है। तो अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से बिहार में ये अपना रास्ता ब्लॉक कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिससे इस नदी का जो प्रवाह है वो अस्थायी हो जाता है, ये किधर भी निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसका प्रवाह जो है वो अस्थिर हो जाता है। ये इसके लिए प्रसिद्ध भी है, अपना मार्ग बदलने के लिए बिहार में ये प्रसिद्ध है। इसकी वजह से बिहार में काफी बाढ़ आता है, इस नदी की वजह से काफी बाढ़ आता है। तो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए यही कारण है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। लिख लेंगे,
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल के हनुमान नगर में हनुमान नगर अवरोधक बांध अर्थात हनुमान नगर बैराज बांध का निर्माण किया गया है। हनुमान नगर बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर। कहाँ? नेपाल में। इसके बाद ये चंबल नदी है, अगला हेडिंग डाल देंगे चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी मालवा के पठार से निकल करके और मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से मऊ से निकलती है, तो यहाँ से निकल करके और राजस्थान होते हुए और उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर के यमुना से मिल जाती है। ये एक मौसमी नदी है, मृदा अपरदन तथा यह भी असम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कोसी मैंने बताया कि इसका प्रवाह भी कभी भी किधर हो जाता है, इसी तरीके से जो चंबल नदी है ये भी मालवा के पठार को काट छांट करके अवनालिका अपरदन का निर्माण करता है, अर्थात यह नदी भी असम क्षेत्र अर्थात अस्थिर नदियों के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो इस नदी पर मुख्यतः 3 बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। इसके 2 बांध, प्रत्येक बात जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाएंगे। इस पर 2 बांध राजस्थान में बनाए गए हैं। इस पर 2 बांध देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 बांध है राजस्थान में। एक है जवाहर सागर बांध और दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है और एक बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इस पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। इन बांधों के जो पिछला हिस्सा होगा जहां पर जल इकट्ठा हो जाएगा, तो ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ अर्थात जवाहर सागर बांध के पिछला हिस्सा और राणा प्रताप सागर बांध का पिछला हिस्सा, और यह है गांधी सागर बांध का पिछला हिस्सा। यहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है जिससे यहाँ पर 3 कृत्रिम झीलों का भी निर्माण होता है। इन कृत्रिम झीलों का नाम भी इन्हीं बांधों के नाम पर रखा गया है, अर्थात इस झील का नाम है जवाहर सागर झील। जवाहर सागर झील, ठीक है ना। इस झील का नाम है जवाहर सागर झील, इसका नाम है जवाहर सागर झील। इसका नाम है राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप सागर झील। और इसका नाम है गांधी सागर झील, इसका नाम है गांधी सागर झील। अर्थात इन झीलों का नाम भी इन्हीं बांधों के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है ना। यह है चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी जो परियोजना है ये मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लिख लेंगे, परियोजना पूछी जाती है किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, तो चंबल नदी परियोजना जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा यहीं से, इसी स्थान से 2 नदियां और निकलती हैं। एक है बेतवा और केन। एक नदी है यहाँ पे बेतवा और एक नदी है केन। मालवा के पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां बेतवा और केन। लिखेंगे केन बेतवा परियोजना, केन बेतवा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे छोटी जगहों से ही बांधों से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो केन बेतवा परियोजना में लिखेंगे कि केन बेतवा परियोजना के तहत क्या किया गया है। चूंकि मैंने बताया कि मौसमी नदियां हैं, इनमें मौसम अर्थात जब मानसून आता है तो उसमें पानी आएगा, अदरवाइज ये सूख जाती हैं। ठीक है ना। तो इन नदियों के पानी में संतुलन बना रहे, इसके लिए इन दोनों नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। इन दोनों नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है ताकि इनमें पानी का संतुलन जो है, जल का जो संतुलन है वो बना रहे। ठीक है ना। तो इसमें प्रमुख चीज जो है वो यही है। लिखेंगे कि इस परियोजना के तहत दोनों नदियों अर्थात केन और बेतवा नदियों को नदियों के नहरों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। इसे नदी जोड़ो परियोजना, इसे नदी जोड़ो परियोजना तथा अमृत क्रांति, इस परियोजना को क्या नाम दिया गया है? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति परियोजना भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है अमृत क्रांति परियोजना किसको कहा जाता है? तो यह है नदी जोड़ो परियोजना, और नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा परियोजना का ही दूसरा नाम है। और केन बेतवा परियोजना के तहत क्या किया जाता है? केन बेतवा परियोजना के तहत केन और बेतवा नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है ना।
इसको कहते हैं केन बेतवा परियोजना। इसके अलावा यहीं से अर्थात मालवा के पठार से ही एक नदी निकलती है सोन नदी, एक नदी निकलती है सोन नदी, और सोन नदी की एक सहायक नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, उसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन नदी में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जाकर के मिलती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जाकर के मिलती है, और जहां पर मिलती है वहीं पर इस पर एक बांध बनाया गया है, वहीं पर इस पर एक बांध बनाया गया है और उसका नाम है रिहंद बांध, उसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद बांध सोनभद्र के पिपरा गांव में बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध की जो कुल लंबाई है 934 मीटर लंबा है। इसके अंदर सुरंगें बनाई गई हैं, इस बांध के अंदर छोटी छोटी सुरंगें बनाई गई। बेसिकली इस सुरंगों का निर्माण किया गया था इस बांध के आंतरिक साफ सफाई के लिए, लेकिन आज की डेट में ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत विकसित हुआ है। यहाँ पर लोग उन सुरंगों को घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर वो पर्यटन के हिसाब से भी उसको डेवलप कर दिया गया। मुख्यतः इसका उद्देश्य था आंतरिक साफ सफाई, ठीक है ना। तो रिहंद बांध परियोजना जो है कहाँ पर है? सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 934 मीटर है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। रिहंद बांध के पीछे अर्थात ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अर्थात रिहंद बांध से भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश और यहीं पर मध्य प्रदेश की सीमा भी शुरू हो जाती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर। किस बांध से ये बनता है? रिहंद बांध से। रिहंद बांध कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी कहां पर स्थित होगा? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। इसके अलावा इसके नीचे ओबरा गांव में, ओबरा एक गांव है, तो ओबरा गांव में इस पर एक विद्युत गृह भी स्थापित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है। 300 मेगावाट का एक विद्युत गृह इस पर स्थापित किया गया है। किसमें? ओबरा गांव में। जो रिहंद बांध है वो कहां पर है? पिपरी गांव में। और जो इस पर विद्युत गृह स्थापित किया गया है वो कहां है? ओबरा गांव में। ये दोनों काफी इस पर महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, ठीक है ना। ये रहा है आपका रिहंद बांध परियोजना। इसके अलावा हीराकुंड बांध, यहां पर दंडकारण्य का पठार है, और दंडकारण्य के पठार पर होने वाली जो वर्षा है वो सारी की सारी उड़ीसा में आ जाती थी। तो उड़ीसा को बाढ़ से बचाने के लिए हीराकुंड परियोजना के तहत इसमें 3 बांधों का निर्माण किया गया। उड़ीसा में 3 बांधों का निर्माण किया गया, जिसमें पहला हीराकुंड बांध, इसमें दूसरा है तिरकपाड़ा और तीसरा है नराज। 3 बांधों का इसमें उड़ीसा में निर्माण किया गया। हीराकुंड बांध की जो विशेषता है वो क्या है? हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, लगभग 5 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो इसकी लंबाई है 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के तहत महानदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से लिख लेंगे? तिरकपाड़ा, हीराकुंड और नराज। इसके अलावा जो बाकी दूसरी परियोजनाएं हैं नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत, इसका अध्ययन लोग अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।